बच्चों, आज हम अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इस प्रश्न को मैं समझाना चाहूंगी बेटा कि पाठ में जो आप पाठ हमने पढ़ा है अक्षरों का महत्व, उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों की जब शुरुआत हुई तब ही नया युग आया, मतलब नया जमाना आया, प्रगति वाला प्रगतिशील जमाना आया। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, पाठ में ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि अक्षरों की शुरुआत होते ही मनुष्य अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। वह सभ्य बन गया और तब से ही इतिहास आरंभ हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अक्षरों की शुरुआत होने के बाद ही हमारा इतिहास रचा गया। तो पहले मनुष्य अपने हिसाब किताब को रखने लगा, अपने विचार का हिसाब लिख कर रखने लगा और वो सभ्य बन गया। और जैसे ही सभ्य बना तो इतिहास आरंभ हुआ और इतिहास आरंभ होते ही नए युग की शुरुआत हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। पाठ के अनुसार अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके पहले मनुष्य चित्रों और संकेतों के से अपने भाव व्यक्त करता था। मतलब मनुष्य अक्षरों के आने के पहले वो क्या करता था कि चित्रों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से वो अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो भाव है, उनको व्यक्त करता था, क्योंकि उस समय अक्षर की शुरुआत नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? किन किन माध्यम मतलब क्या क्या जरिए थे? वो ऐसे कौन से साधन थे, वो ऐसे कौन से माध्यम थे जिनको मनुष्य अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाने में प्रयोग करता था? इसका उत्तर है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों एवं भाव संकेतों का सहारा लेता था। इसके लिए वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा वस्तुओं के चित्र से ही अपनी बात कहता था। इसका मतलब है बेटा कि वो अपने भाव संकेतों का सहारा लेके, कैसे भाव संकेत का सहारा लेता था? पशु पक्षियों और आदमियों और वस्तुओं के चित्रों के माध्यम से वो अपनी बात जो थी दिल की, वो दूर दराज के इलाकों में फैला देता था, भेजता था। वही उसका माध्यम थे, सहारा थे। अगला प्रश्न भाषा की बात में से हम लेंगे। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। अनादि काल, यह शब्द मूल शब्द के रूप में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ लिखो। मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा कि मैंने पहले भी बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्द के आगे लगते हैं वो होते उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो होते प्रत्यय। और वो मूल शब्द का अर्थ जो है वो बदल देते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो है उनको अलग करके अर्थ किस प्रकार बदल जाते हैं। देखिए, पहला शब्द है असफल। इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अ। अगर हम उपसर्ग को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? सफल। और उसका अर्थ हो जाता है कामयाब। यदि हम अ लगाएंगे और असफल पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा नाकामयाब। लेकिन उसके मूल शब्द में उपसर्ग हटाने से क्या बन गया? कामयाब।
सफल शब्द बना और उसका अर्थ हो गया कामयाब। उसी प्रकार दूसरा शब्द है अदृश्य। अ जो है उसमें उपसर्ग लगा है, देखिए आपको दिख रहा है, दृश्य के आगे लगा है अ और वो बन गया शब्द अदृश्य। लेकिन अगर हम उपसर्ग को हटा देते हैं तो मूल शब्द रह जाता है दृश्य और उसका अर्थ है जो दिखाई देता हो, और जस्ट ऑपोजिट है अदृश्य जो दिखाई नहीं देता। तो मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अगला शब्द है अनुचित। अन, जो शब्द उपसर्ग लगा है वो है अन और मूल शब्द है उसका उचित। उचित का अर्थ होता है ठीक और अनुचित का अर्थ होता है जो ठीक ना हो, उचित ना हो। तो कैसा आपने देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि उपसर्ग के लगने से मूल शब्द में कितना परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद का शब्द है अनावश्यक। अनावश्यक शब्द में अन जो है उपसर्ग है और मूल शब्द है आवश्यक, और उसका अर्थ अगर हम उपसर्ग हटा देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा और उसका अर्थ हो जाएगा जरूरी। तो मूल शब्द के लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अगला शब्द है परिचित। अपरिचित। अ शब्द जो है उपसर्ग है और मूल शब्द है परिचित और उसका अर्थ है, परिचित का अर्थ है जानकार, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम परिचित हैं। और अपरिचित का अर्थ क्या होता है बेटा, जो हम जिससे परिचित ना हो, जिसको हम नहीं जानते हैं। तो उपसर्ग हटा देने से मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। अगला शब्द है अनिच्छा। अन, उसमें क्या शब्द लगा है, उपसर्ग क्या लगा है बेटा, अन, और उसका मूल शब्द है इच्छा और इच्छा का अर्थ होता है चाह या अभिलाषा। वैसे तो संख्याएं जो होती हैं वो संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती है। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसी के लिए हम संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे 4 संतरे, संतरों को हमने गिन लिया, 1 2 3 4, तो 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता, मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा नापतोल आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता। पर मेजरमेंट करते ना, कितना नाप है इसका, उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखेंगे बेटा, आप तौल के उचित शब्द छांटकर लिखो। जैसे 3 कटोरी खीर। कितने कटोरी खीर, 3 कटोरी खीर। 2 एकड़ जमीन। जमीन को किस में मापा गया है, एकड़ में। 6 मीटर कपड़ा, मापने की इकाई क्या है, मीटर। 2 चम्मच कॉफी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा और 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। तो आपने देखा ये जो उदाहरण पढ़ रहे हैं हम, इसमें जो इनकी इकाई है वो कटोरी, एकड़, मीटर, चम्मच, ट्रक, किलो, लीटर, ये सब चीजों के अनुसार हमको उसका नाप पता पड़ता है, उसकी संख्या पता पड़ती है। तो इस प्रकार हम ने देखा कि किस तरीके से इसमें परिवर्तन आता है और ये इकाई हमें क्या दर्शाती है, संख्या शब्द हमको क्या बताते हैं। बच्चों, आपको आज के प्रश्नोत्तर और भाषा की बात समझ में आ गई होगी। तो अगले बार हम फिर से नए वीडियो में आपसे मिलते हैं।